अच्छा बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है वर्क पावर और एनर्जी, यानी चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा कंटेंट होगा पूरा वर्क से रिलेटेड, यानी इस चैप्टर में वर्क को जितना डिस्कस किया गया है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट केस है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। फिर 3 कंसेक्टिव टॉपिक्स आएंगे, वो टॉपिक्स आप बुक्स खोल के उन पे भी देख लें। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो पहले असेसमेंट कर लें, पेजेस को जरा पलट लें। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो बोर्ड के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपको याद रखना है वो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये 5 to 6 टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। बाकी सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपने वर्क को अंडरस्टैंड करना है। यहां तक क्लियर? अच्छा जी, इससे आगे अब आते हैं वर्क की एग्जांपल्स डेली लाइफ में। तो डेली लाइफ में सिंपल देखते जाएं कि व्हेन एवर अ पर्सन इज पुशिंग एन ऑब्जेक्ट ही इज डूइंग वर्क। अगर एक क्रेन किसी चीज को लिफ्ट अप कर रही है तो इट इज परफॉर्मिंग वर्क। सिमिलरली जो प्लेयर्स कोई भी गेम खेल रहे हैं दे आर डूइंग वर्क। इसी तरह आपको एक स्प्रिंग की एग्जांपल दिखाई है कि एक बॉल एक स्प्रिंग पे फॉल कर रही है, वो उसको कंप्रेस कर रही है, तो यहाँ पर एनर्जी चेंजेस और वर्क इन्वॉल्व है। और इसी तरह जो बच्चे टेबल पर चीजें रखकर मुख्तलिफ शेप्स बनाकर खेल रहे हैं दे आर ऑल्सो डूइंग वर्क। तो इन शॉर्ट और भी आसान कर लें तो आपको लगता है कि आप जिंदगी में जो भी कुछ कर रहे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। अभी आप पढ़ रहे हैं तो भी वर्क कर रहे हैं, जब नहीं भी पढ़ रहे होते तो भी कोई ना कोई वर्क कर रहे होते हैं। आप पढ़ते भी वर्क की वजह से और नहीं भी पढ़ते तो वर्क की वजह से ही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गई। अब एग्जांपल से आगे हमने, चूंकि आगे आपने देखा कि टॉपिक्स हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो इन ऑर्डर टू फाइंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस। अब फोर्सेस में ये आता है कि फोर्सेस की यहाँ पे 2 टाइप्स दी हुई हैं, एक कांस्टेंट फोर्स और एक वेरिएबल फोर्स। ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, जिसकी डायरेक्शन भी सेम रहे, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट फोर्स। जैसे एक ऑब्जेक्ट है पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और 10 न्यूटन फोर्स लगाते चले जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो ये फोर्स अपने मैग्नीट्यूड में भी सेम है, यानी इसकी वैल्यू मुसलसल 10 है, और अपनी डायरेक्शन में भी सेम है, तो हम कहेंगे कि दिस फोर्स इज नोन एज अ कांस्टेंट फोर्स। दूसरी तरफ आती है वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स कहते हैं कि अगर फोर्स की दोनों में से कोई एक चीज, या उसका मैग्नीट्यूड बदलता रहे या उसकी डायरेक्शन बदलती रहे। अब मिसाल के तौर पे आप एक रॉकेट ऑब्जर्व कर रहे हैं, रॉकेट जैसे जैसे खला में ऊपर की तरफ जाएगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो अपने मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही है, अगर जो उसकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। सेम इसी तरह अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए किसी पहाड़ी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं तो हमें हमारी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा और बार बार हमारी डायरेक्शन भी चेंज होगी। कभी हमें लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा पहाड़ के साथ साथ, कभी राइट मुड़ना पड़ेगा। तो दोनों चीजें, अगर फोर्स अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रखेगी तो ये कहलाएगी कांस्टेंट फोर्स, और अगर वो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में से किसी एक भी चीज को चेंज कर लेगी तो फिर ये क्या कहलाएगी? वेरिएबल फोर्स। दोनों तरह की फोर्सेस से वर्क अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। वेरिएबल से थोड़ा सा डिफरेंट है, कांस्टेंट से तो बहुत आसान है। तो अब हम पहले टॉपिक पे आते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आपका टॉपिक भी बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में जी सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्क। इट इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आती वो स्केलर होती है या वेक्टर होती? यानी वर्क के बारे में अगर हम कहें तो वर्क क्या होगा? स्केलर होगा। डॉट प्रोडक्ट से जवाब आता है स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट से जवाब आता है वेक्टर। अब इस फॉर्मूला को पूरा कंप्लीट करके लिखें तो ये बनता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा, यानी हमें वो एंगल भी ऑब्जर्व करना है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनेगा। अब वो कैसे ऑब्जर्व करना है? तो यहां पर इस इमेज को देखते हैं कि एक पर्सन है जो एक बॉक्स को आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट।
लेकिन उसने जिस भी रस्सी से या जिस भी चीज से इसको पकड़ा हुआ है बॉक्स को खींचने के लिए, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी सच दैट ये जगह बनेगी F sin थीटा और ये जगह क्या बनी हुई है F cos थीटा। तो वर्क हमेशा तब होगा जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, परपेंडिकुलर वाली नहीं। कौन सी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो इसलिए हम यहां पर कौन सा एंगल ऑब्जर्व करेंगे, cos थीटा। और cos की वैल्यूज रिवाइज कर लेते हैं जरा। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कब होता है, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों। और cos 0 पे आंसर क्या होता है 1। cos 90 डिग्री, जब दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पर हों, ठीक है। और cos 90 पे वैल्यू क्या होती है 0। फिर आता है cos 180 डिग्री। cos 180 तब होता है जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में हो। और cos 180 का आंसर क्या होता है -1। तो इन शॉर्ट वी आर डीलिंग विद W इज इक्वल टू एफ डी cos ऑफ थीटा। अब हमारा दिमाग अलर्ट होना चाहिए कि हमें यह ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी चीज से हम फाइंड कर सकेंगे हमारा पॉजिटिव वर्क, इसी चीज से हम फाइंड कर सकेंगे हमारा जीरो वर्क, और इसी चीज से पता चलेगा कि हमारा वर्क कब नेगेटिव हो सकता है। तो सबसे पहले हम केसेस देखते हैं पॉजिटिव वर्क के। अब पॉजिटिव वर्क में सबसे पहले तो एक सिंपल केस लेकर चलते हैं ना कि लेट्स से एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे फोर्स लगती है 10 न्यूटन और वो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है 10 मीटर्स। तो व्हाट विल बी द वर्क डन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस कितने डिग्रीज 0 डिग्रीज। तो वर्क इज इक्वल टू F 10 है, डिस्प्लेसमेंट 10 है और cos 0 क्या होता है 1, तो वर्क आ जाएगा 100। आगे यूनिट क्या आएगा, वर्क और एनर्जी दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, जूल्स होते हैं। अब इस केस में वर्क क्या होगा, अब यहां पर जो कंप्लीट कंडीशन है वो है F D cos 30 डिग्रीज। फोर्स गिवन है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 30 मीटर्स और cos 30 होता है √3/2। तो कैलकुलेटर निकालें जरा, इसको कैलकुलेट करें, क्या आंसर आता है। कोई एक स्टूडेंट कर ले कैलकुलेट। 50 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 0.866, यूं भी लिख सकते हैं आप। 129 1299, यही आ रहा आंसर, फिर कैलकुलेट करके देख लें। चलें जी, मान लेते हैं यही आंसर है। तो जी 1299, यानी इसको हम अप्रॉक्सीमेट 1300 जूल्स कंसीडर कर सकते हैं। तो एक शख्स जो अपनी डॉटर को या किसी भी छोटे बच्चे को एक ट्रॉली में बिठाकर 50 न्यूटन की फोर्स लगाकर उसको 30 मीटर तक डिस्प्लेस करेगा, ही विल बी डूइंग अ पॉजिटिव वर्क। इसके अलावा पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल्स पर आ जाए तो अगर वेट लिफ्टिंग करने वाला एक पर्सन एक वेट को अपवर्ड लिफ्ट करता है तो वो फोर्स भी अपवर्ड लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क। अगर एक बॉल है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और वो डिस्प्लेस भी डाउनवर्ड हो रही है, तो इट विल आल्सो बी अ पॉजिटिव वर्क एंड इट विल बी अ पॉजिटिव वर्क बाय ग्रेविटी। इट विल बी अ पॉजिटिव वर्क बाय ग्रेविटी। जिस भी चीज को आप होल्ड अप करके छोड़ देंगे, ग्रेविटी उस पर क्या लगाएगी, फोर्स, और उसे अपनी ही डायरेक्शन में क्या करेगी, डिस्प्लेस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम, और इन दिस केस हमारे पास अल्टीमेटली हमने कौन सी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, पॉजिटिव वर्क की। अब आगे चलते हैं हम जीरो वर्क कंडीशन। कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें वर्क नहीं हो सकता। पहली कंडीशन, आप खड़े होकर एक दीवार को धक्का लगाना शुरू कर दें। अब आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, कम लगा लें, ज्यादा लगा लें, वट एवर यू डू, दीवार को आप डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क डन विल बी जीरो। एंड द नेक्स्ट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप एक
ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एक शख्स है जिसने एक वेट को अपवर्ड उठाया हुआ, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं इस बैग को ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, तो अभी मैंने किया है पॉजिटिव वर्क, फोर्स भी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड। लेकिन अगर मैं इसे उठाकर चलना शुरू कर दूं तो फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर आ गई, और परपेंडिकुलर में एंगल कितना बनता है, ये हिस्सा परपेंडिकुलर का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये देखें, ये रही फोर्स और ये रही डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0, तो एफ डी cos 90 डिग्री, इन दिस केस आंसर इज। तो अब सिंपली अंडरस्टैंड कर लें कि भाई आप जो कुछ भी उठाकर चल फिर रहे हैं अल्टीमेटली आपका वर्क क्या है 0 है। तो वर्क सिर्फ सर्टेन केसेस में हो रहा है कि जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को सेम रखेंगे वर्क होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर आ जाएंगे तो वर्क नहीं होगा। सेम इसी तरह एक और केस है, एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो ये उस सैटेलाइट की इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, जबकि जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ है। इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है सर्कुलर मोशन के लिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल हमेशा कितना रहता है, तो आप एक सेंटेंस अपने पास अपनी बुक्स पर लिख लें कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन मैंने अभी आपको लिखवाई है बच्चों, ये एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, उसमें आगे पॉजिटिव नेगेटिव और कोई आंसर दिया होगा, वैल्यू दी होगी, एंड पे 0 ऑप्शन भी होगी, तो आपने चुप करके कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है 0 ऑप्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती। ये हो गए जी हमारे 0 वर्क्स। और लास्टली आते हैं हम अपने, अगर कभी ऐसा हो कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाए। अब यहां पर इस डायग्राम में आपने एक चीज को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है। देयर आर 2 फोर्सेस इन्वॉल्व इन वन डायग्राम। एक है हमारी अप्लाइड फोर्स या हमारी पुशिंग फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में मोशन भी है, तो हमारा किया हुआ वर्क क्या है पॉजिटिव है। लेकिन इसी फ्रेम में देखें इस सरफेस पे फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट कर रही है। यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रही है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन और मोशन की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है। तो इसी सेम फ्रेम के अंदर जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो फ्रिक्शन के हवाले से याद रखें कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है ये हमेशा क्या होता है नेगेटिव वर्क होता है। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल है कि एक पैराशूटिस्ट जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है जमीन की तरफ। अब 2 चीजें यहां पर इन्वॉल्व है, पॉजिटिव वर्क भी है नेगेटिव भी है। अगर हम रेफरेंस बना लें ग्रेविटी को, तो ये जो पैराशूटिस्ट है ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर लगने वाली एयर ड्रैग को या ड्रैग फोर्स को ऑब्जर्व करें तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो बैक वक्त नेगेटिव वर्क भी हो रहा है और उसी टाइम पर पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है। सो आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सिमिलर डायरेक्शन में है तो वर्क विल बी पॉजिटिव, और अगर ऑपोजिट है तो वर्क विल बी नेगेटिव। ऑलराइट, तो ये हमारे पास छोटी छोटी मिसालें हैं पॉजिटिव नेगेटिव 0 वर्क की, और अब हम इन तीनों कंडीशंस को कंपाइल कर लेते हैं। अगर बच्चों हमारे पास जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री होगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो हमारा वर्क 0 से ग्रेटर यानी हमारा वर्क क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा हो कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में कितने एंगल पर आ जाए 90 डिग्री पर, तो इस एक सर्टेन कंडीशन पे आके वर्क 0 हो जाएगा। और जैसे ही हमारा एंगल 90 से आगे बढ़ेगा वर्क का आंसर लेस देन 0, यानी सादा लफ्जों में वर्क क्या होना शुरू हो जाएगा नेगेटिव। ये जो तीनों कंडीशंस आपके वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लास्ट पर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इफ वर्क इज पॉजिटिव थीटा इज लेस देन 90, इफ वर्क इज 0 थीटा विल बी इक्वल टू 90, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो वर्क क्या होना शुरू हो जाएगा नेगेटिव।
यानी 91 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक वर्क ने क्या रहना है, नेगेटिव रहना है, और 0 से लेकर 89 डिग्री तक चलें सपोज कर लें, वर्क ने क्या रहना है, और 90 डिग्री पे एग्जैक्ट 0 हो जाएगा वर्क। ऑल राइट, तो ये 3 कंडीशंस हैं। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंट केसेस हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, अ गर्ल इज पुशिंग अ बॉक्स, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, वर्क हो भी रहा है और कौन सा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। सेकंड कंडीशन में शी इज कैरिंग अ बैग, अब वो बैग को लिफ्ट अप किया हुआ है तो बैग पर फोर्स लग रही है अपवर्ड, बट शी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इन दैट केस नो वर्क विल बी डन, व्हाई, बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री। In the next case, she is lifting up a box, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वर्क होगा, और जब वो बॉक्स को लेकर चलना शुरू हो गई है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर, वर्क डन विल बी 0। तो पूरी कहानी में एक ही बात बार बार आ रही है सामने कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वर्क होगा, 90 डिग्री पे कोई वर्क नहीं होगा। फिर इसके बाद आपकी बुक पे लेफ्ट साइड पे एक ग्राफ बना होगा, छोटा सा, बड़ा आसान सा ग्राफ है कि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वर्क भी फाइंड कर सकते हैं। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इफ वी हैव फोर्स ऑन y axis and displacement on x axis, we just need to multiply the y axis points with the x axis point। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम इस रेक्टेंगल का वर्क फाइंड करें तो फोर्स है 100 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 20, तो इस रेक्टेंगल में कितना वर्क हो रहा है 2000 जूल्स। बट आगे तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के लिए हम वर्क फाइंड करेंगे 1/2 से, जैसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं, तो वर्क विल बी 1/2, फोर्स उसी तरह 100 है, डिस्प्लेसमेंट 20 से 30 तक कितनी हो जाएगी 10, तो ये आपके पास बेटा 500 जूल्स आ जाएगा रेक्टेंगल ट्राइंगल का वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया 2000 ये है, 500 ये है, तो 2500 जूल्स ये आपके पास वर्क आ जाएगा। कोई मुश्किल यहाँ तक? तो सिंपली यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राफ। ये एमसीक्यू आएगा आपको कि वर्क कैन बी फाइंड बाय द डैश ऑफ द एफडी ग्राफ, एरिया ऑफ द एफडी ग्राफ या स्लोप ऑफ द एफडी ग्राफ। तो क्या आंसर करेंगे हम, एरिया के फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जब हम एरिया फाइंड करेंगे तभी मुमकिन होगा कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वर्क फाइंड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये आपकी बुक पे एक एग्जांपल 4.1 है, ये अब मैं आपके जिम्मे लगाऊंगा कि आपने इसे सॉल्व करना है। अगर हम वैसे भी चाहें तो हम इसको शॉर्टली सिर्फ ग्राफ से देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पे जो वर्क होगा W इज इक्वल टू FD, और ट्राइंगल पे जो वर्क होगा 1/2 FD। अच्छा जी, यहाँ पर फोर्स है 5, डिस्प्लेसमेंट है 4, और दूसरी तरफ 1/2, फोर्स है 5 और डिस्प्लेसमेंट 2, तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 5, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 25 जूल्स। तो देखें अब आपको खुशी मैसर आएगी कि यहाँ पर भी टोटल वर्क कितना आ रहा है 25 जूल्स, ये लास्ट पर लिखा हो। ऑल राइट, कोई मुश्किल यहाँ तक? इसके बाद पहला और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन निकाल लें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन इज होल्डिंग अ बैग ऑफ ग्रोसरीज। ठीक है, वो किराने की दुकान में महंगी महंगी चीजें खरीद कर लेकर जा रहा है, होल्डिंग अ बैग। ठीक है, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, अ कार इज स्टेशनरी, साथ में कार भी खड़ी हुई है लेकिन रेस्ट पर है, लेकिन उसका इंजन ऑन है। दोनों कंडीशंस में क्या चीज सिमिलर है, दोनों निकम्मे हैं, दोनों का वर्क डन 0 है। वो ग्रोसरीज का बैग उसने उठाया हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, कार का इंजन ऑन है तो ऑन रहे, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं ना हो रही, तो वर्क डन विल बी 0। तो आपने इस कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है कि बोथ कंडीशन आर सिमिलर इन कॉन्टेक्स्ट टू वर्क, कि दोनों कंडीशन में वर्क डन क्या है 0 है। जो पर्सन अपनी जगह पर ग्रोसरीज का बैग होल्ड अप कर रहा है डिस्प्लेसमेंट 0, जिस कार का इंजन ऑन है वो डिस्प्लेस नहीं हो रही, उसका भी वर्क
0 होगा। और दूसरा हिस्सा है कैलकुलेट द वर्क इन किलो जाउल्स इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 kg अप टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। तो वेरी इजी, आपने यूज करना है एफ डी, एफ को यहां पर आपने चेंज कर देना है एम जी में, ठीक है, वेट फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर देना है एच में। अब मास है 10 kg, ग्रेविटी 9.8 और हाइट कितनी 10 मीटर। ये आंसर कितना आएगा जी 980 जाउल्स। बट वेट, उसने हमसे एक डिमांड की है फाइंड द वर्क इन किलो जाउल्स। तो जब आप 980 जाउल्स को किलो जाउल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.98 किलो जाउल्स, यानी इसे 1000 से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा और 1000 से डिवाइड भी किया जाएगा। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इन कॉन्टेक्स्ट टू वर्क आ जाएंगे। और ये फॉर्मूला अब आपने ऑनवर्ड याद भी रखना है कि वर्क कैन ऑल्सो बी रिटन एज mgh। जब भी आप किसी चीज को लिफ्ट अप करके हाइट की तरफ लेकर जाएंगे ना, तब आपने एक ही इक्वेशन यूज करनी है और वो क्या होगी mgh। अच्छा जी, यहां पर 4.4 पहले शॉर्ट क्वेश्चन करें। इन विच केस मोर वर्क इज डन when a 50 kg bag is lifted through 50 centimeters or when a 50 kg crate is pushed through 2 meter distance। तो पहला वर्क और दूसरा वर्क आपस में कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट वर्क सॉल्व होगा mgh से, दूसरा वर्क सॉल्व होगा fd से, यानी लिफ्टिंग केस में mgh आ जाएगा और पुशिंग केस में fd इन्वॉल्व हो जाएगा। अब पहला हिस्सा है 50 kg और 50 सेंटीमीटर। 50 kg हो गया मास, 9.8 होगी ग्रेविटी, और 50 सेंटीमीटर का मतलब है 50/100 से मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो जरा कैलकुलेट करें वर्क वन कितना आ रहा है। टू 45 जाउल्स। लें जी, ये वर्क वन आ गया। अब आते हैं वर्क टू पर। फोर्स है 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास है 2 मीटर्स। ये फोर्स लिखी हुई है 50 न्यूटन। तो टोटल वर्क 100 जाउल्स। तो इन विच केस मोर वर्क इज डन, इन द फर्स्ट केस, इन द लिफ्टिंग केस मोर वर्क इज डन, कि जब हमने उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप किया है तो वर्क 245 जाउल्स है, और जब उसको 2 मीटर तक पुश किया है तो वर्क सिर्फ 100 जाउल्स है। तो इस तरीके से आपने इसको डिस्क्राइब कर देना है। आपका न्यूमेरिकल नंबर 1, वेरी सिंपली, एक शख्स है जो एक घास काटने वाली मशीन पर फोर्स लगा रहा है, और फोर्स कितनी लगा रहा है 40 न्यूटन। एंगल आपको गिवन है 20 डिग्रीज और डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 20 मीटर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा FD cos थीटा। फोर्स कितनी 40, डिस्प्लेसमेंट कितनी, और कॉज कितने डिग्रीज 20 डिग्रीज। चलें जरा कैलकुलेट करें इसको। 750 जाउल्स नहीं आ रहा, वही 751 कर लें जी, 751 हो जाएगा। और इसको आप 7.5 इंटू 10⁻² जाउल्स भी लिख सकते हैं, जो आपकी बुक में प्रॉपर आंसर गिवन है 7.5 इंटू 10⁻² जाउल्स।